नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है जिसमें कुशल हमें बताएंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन, ओएनजीसी के नतीजे बताएंगे संदीप, चीनी सामान पर बैन का किन सेक्टर पर असर होगा ये हम समझेंगे देवांशी से, और अनलॉक 2 में पीवीआर आइनॉक्स में लॉकडाउन का कितना इम्पैक्ट होगा ये हमें पूजा बताएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है। तो बाजार आज सीमित दायरे में घूमता रहा। एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट में देखने को मिला। करीब 130 अंकों के दायरे में निफ्टी ने आज ट्रेड किया पूरे दिन, और हल्की कमजोरी के साथ 10,300 के ऊपर लेकिन लाल निशान में बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी पूरे दिन 450 अंकों के दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा और 11 अंकों की तेजी के साथ 21,370 पर हरे निशान में बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स 45 अंकों की कमजोरी के साथ 35,000 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी और बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2051 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, हालांकि लगता है कि सेंटीमेंट अब भी मार्केट में तेजी का ही है। हर गिरावट पर निचले स्तरों पर एक बाइंग लौट रही है। ओवरऑल आज के कारोबार पर आपका क्या रिएक्शन है? भारतीय बाजारों में आज सीमित दायरे में सुस्ती भरा कारोबार रहा। मजबूत शुरुआत के संकेत तो थे ही, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी रही कल देर रात, और डाउ फ्यूचर्स भी आज हल्के हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे और एशिया ने मजबूत शुरुआत की थी। लेकिन फर्स्ट हाफ की मजबूती के बाद मिड सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आई। उसके दो बड़े कारण थे। एक तो ये कि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े काफी ज्यादा आए, तो थोड़ा सा डर ये था कि ऊपरी स्तरों पर शायद बाजार टिक न पाए। और दूसरा, डाउ फ्यूचर्स जो 75-100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे वो धीमे धीमे फिसलकर 150 पौने 200 पॉइंट नीचे हो गए, और उससे भी थोड़ा सा मूड माहौल खराब होता हुआ दिखा और उससे बिकवाली आती हुई दिखी। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर फिर भी ये कहेंगे कि भारतीय बाजार उतने बुरे बंद नहीं हुए। 10,300 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी पर मिली है। बैंक निफ्टी 21,300 के अहम मार्क के ऊपर हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी रहा, जहां कुछ चुनिंदा ऑटो शेयर काफी मजबूत थे, तो आज फार्मा शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। नतीजों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन जबरदस्त है, और नतीजों के लिहाज से आज यूं कहें कि बिजी दिन आज आखिरी था। अब धीमे धीमे नतीजे बहुत कम हो जाएंगे, तो उस लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी रहा। लोगों को इंतज़ार भी था कि आज जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो उसमें क्या कुछ होने वाला है। हालांकि वहाँ से कोई खास बड़े ट्रिगर बाजार के लिए नहीं है, न्यूट्रल है। तो अब सिर्फ अमेरिकी बाजारों का एक्शन ही आपको देखना है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इंडेक्स इस वक्त रेंज बाउंड है, बाजार टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, और क्लोजिंग जो मिली है थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन बुरी नहीं, ये आप कह सकते हैं आज के लिए। ठीक है, तो ये था आज के बाजार पर एडिटर्स टेक। लेकिन अब सवाल ये है कि आज के मार्केट में कौन कौन सी खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर कहां कहां पर हमने एक्शन का माहौल बनता हुआ देखा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कुशल। जी, तो कल की गिरावट के बाद आज बाजार जो है वेट एंड वॉच मोड पर रहे। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत ही सुस्त कारोबार आज के सत्र में हमें देखने को मिला, और क्लोजिंग तो बेहद फ्लैट रही। यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी में तेजी वाले जो शेयर थे, पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस आज काफी एक्टिव था, जहां पे श्री सीमेंट 3-3.5% की तेजी रही, और साथ ही ऑटो स्पेस से मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक और नेस्ले एफएमसीजी जो स्पेस है
वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, करीब 2 से 2.5% ये तीनों स्टॉक्स चढ़ते हुए दिखे। पर ऑन द लूजिंग साइड अगर आप देखेंगे तो ओएनसी स्पेस आज जो है काफी दबाव में थे, जहां पर बीपीसीएल, पावर ग्रिड, फार्मा स्पेस जो था यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा निफ्टी में टॉप लूजर निकल कर आया और गेल यहाँ पर भी बिकवाली हमें देखने को मिली। पर साथ साथ अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक भी जाएंगे तो ऑटो स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखी। कल जो अमेरिकन मार्केट्स में बढ़िया हमें अपमूव देखने को मिला और साथ ही मेटल स्पेस यहाँ पर भी काफी शानदार अपमूव हमें जेएसपीएल और सेल जैसे काउंटर्स में देखने को मिला। और टाटा स्टील तो दिन के दौरान करीब 6-7% की तेजी यहाँ पर दर्ज होती हुई नजर आई। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स जो थे वहां पर आपको गिरावट का रुझान आज के सत्र में देखने को मिला। एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को यहाँ पर मिली, जिसमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया टॉप लूजर निकल कर आए। और सेक्टर स्पेसिफिक जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ओएमसीज में बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी ये तीनों के तीनों 2.5 से 3% तक लुढ़कते हुए दिखे। और अंत में फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा जो है लीड करता हुआ नजर आया गिरावट में और 3.5-4% के इंटरडे में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। और कैडिला का भी जो है सिमिलर सा लेवल, सिमिलर सा फॉल हमें देखने को मिला। और अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आज जिस तरह का बाजार हमने देखा है, ऐसे बाजार में कल अगर किसी को इंट्राडे के लिए ही ट्रेड करना हो तो कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए आज के बाजार में जैसे शुरुआत हुई, काफी शानदार शुरुआत हुई। जैसे हमने यूएस के मार्केट्स में एक शानदार तेजी देखी थी कल, जो वहां पे जो होम सेल्स के नंबर आए उसके ऊपर एक तेजी बनी थी और उसकी तरफ पे हमने एक शानदार तेजी के साथ शुरुआत करी। बट जो बाय द एंड ऑफ द डे वो रैली जो थी वो फिजल आउट हो गई और हम थोड़े नेगेटिव बंद हुए हैं। अब कल के बाजार के लिए आज रात को डाउ जोन्स किस तरह से बंद होता है और फिर कल सुबह जब हम खुलते हैं तो डाउ फ्यूचर्स कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी बिल्कुल रहेगी। कल के लिए जो इंट्राडे तौर पे मेरी जो पिक रहेगी वो रहेगी एक लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। सेक्टर बहुत ही अच्छा है, एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी आज जिस तरह का मोमेंटम तीनों ही लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखा गया, जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और इवन आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, मुझे लगता है ये जो तेजी है लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में ये कल भी जारी रहेगी। उस लिहाज से एसबीआई लाइफ को कल जो आज के क्लोजिंग लेवल के आसपास अगर मिलता तो खरीदना चाहिए। मेरा कल का इसमें लक्ष्य रहेगा 825 रुपए। और सर अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से कहां पर आपकी नजर होगी? बिल्कुल मृत्युंजय, अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जिसका एक कोलैबोरेशन है यूएस की कोरोमंडल के साथ। कोरोमंडल कंपनी, कार्बोरंडम कंपनी ऑफ द यूएस, और दूसरी जो यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी है यूके की, उसके साथ कोलैबोरेशन में ये कंपनी है। कंपनी एब्रेसिव्स बनाती है, रिफ्रैक्टरीज बनाती है, इलेक्ट्रो मिनरल्स बनाती है, सेरेमिक्स बनाती है। बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। हाल ही में जो नतीजे हैं बहुत ही अच्छे थे, मार्जिन्स में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है और जो रिटर्न रेशियो काफी अच्छे हैं, नेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मैं इस स्टॉक पे मीडियम से लंबी अवधि में भी काफी बुलिश हूँ और मुझे लगता है अगर आपका 7 से 10 दिन का नजरिया है तो भी इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 7 से 10 दिन में 315 का टारगेट। 7 से 10 दिन में 315 का टारगेट, ये आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। ओएनजीसी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, क्या कहते हैं नंबर्स, आंकड़े, ये डिटेल समझाने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ हैं। संदीप, बताइए। देखिए, नंबर्स बहुत ख़राब आए हैं जहाँ तक ओएनजीसी की बात है। जो सेल्स के आंकड़े हैं वो ज़रूर हल्के से बेहतर आए हैं। जो हम अनुमान करे थे 15% गिरने का अनुमान था, 9.5% ही गिरी है। लेकिन आप कामकाजी मुनाफा देखिए 70% का ड्रॉप है। अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें, महज 3,690 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स देखने को मिले। मार्जिन जो 52% थे वो घटकर 17% रह गए और नेट लेवल पे तो कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब ओएनजीसी ने घाटा पोस्ट किया था, 3100 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा पोस्ट किया है। हम अनुमान कर रहे थे कि 40%
4% गिरकर मुनाफा 2400 करोड़ रुपए के आसपास आता वो दिखेगा। दरअसल हुआ क्या है, इन्होंने एक मुश्त घाटा इस बार पोस्ट किया है 4899 करोड़ रुपए का, जो क्रूड के प्राइसेस में गिरावट आई, जैसे हम कह भी रहे थे $13 के आसपास, उस वजह से एक इम्पेयरमेंट लॉस है, जो डिमांड लॉस है, जो अपनी प्रॉपर्टीज जो एसेट्स हैं उनको रीवैल्यू किया, उस वजह से एक 4899 करोड़ रुपए का इन्होंने एक वन टाइम लॉस लिया है, जिस वजह से इस बार नंबर्स काफी खराब देखने को मिले हैं। अन्य आय भी घटी है, इनके जो रिलेशंस हैं वो भी आप देखें $49.5 रहने का अनुमान था, $49 के आसपास आते हुए दिखे हैं, और रुपया जिस तरह से कमजोर हुआ है 1100 करोड़ रुपए के आसपास का फॉरेक्स लॉस भी नंबर्स में आता हुआ दिखा है। तो दोहरी मार है जो कि इस बार नंबर्स में पड़ी, जिस वजह से नंबर्स जो हम अनुमान कर रहे थे उससे बेहद खराब आते हुए दिखे। ओके, तो संदीप ने बताया कि ओएनजीसी के नतीजे बहुत खराब आए हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। पीवीआर और आइनॉक्स की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या वजह है? ये डिटेल समझाने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे सहयोगी। पूजा, बताइए। जी, पीवीआर आइनॉक्स के लिए अब दिक्कतें बढ़ते हुए नजर आएंगी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 7 बड़ी फिल्में और बड़े सितारों वाली फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिसके की पीवीआर और आइनॉक्स का भी काफ़ी इंतजार था। वहां पर ये बड़ी मूवी रिलीज अगर होती तो इन दोनों ही कंपनियों को काफ़ी बड़ा फायदा होता, लेकिन अब 24 जुलाई को पहली फिल्म इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी, और हाल ही में 2 बड़ी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो ये एक दिक्कत है, और दूसरी दिक्कत ये कि देश के कई बड़े राज्यों में लॉकडाउन को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, असम, बंगाल, दिल्ली में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, और अगस्त से पहले कहीं भी सिनेमा घर खुलने के आसार नहीं है। अब इससे दोनों ही कंपनियों के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि करीब प्रतिदिन औसत बात करें अगर तो 8 से 10 करोड़ के नुकसान होने की बात यहां पर की जा रही है। स्क्रीन की बात करें तो पीवीआर के पास 812 है, आइनॉक्स के पास 612 स्क्रीन है, और जो आय होती है वो तो नुकसान होंगे, या फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी के जो खर्चे हैं वो लगातार बने हुए हैं, तो उससे भी कंपनी के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही कारणों की वजह से पीवीआर और आइनॉक्स के लिए दिक्कतें अब और बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो पूजा कह रही है कि पीवीआर और आइनॉक्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपका क्या आउटलुक बन रहा है विकास जी, पीवीआर के ऊपर, आइनॉक्स के ऊपर? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए दोनों स्टॉक में काफी अच्छा खासा दबाव है, और ये दबाव आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस तरह का ये अनलॉक 2 में भी जो मॉल्स और जो मल्टीप्लेक्सेस है वगैरह पे पाबंदी लगी हुई है, मुझे लगता है, और जिस तरह से इनके फिक्स्ड कॉस्ट के नंबर्स आ रहे हैं कि रोज का 5 करोड़ 10 करोड़ का रन रेट है, मुझे लगता है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स है दोनों कंपनियों के लिए। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे फिल्में लॉन्च हो रही है, जैसे हाल ही में गुलाबो सिताबो नामक जो मूवी थी अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की, वो लॉन्च हुई। फिर अभी आने वाले दिनों में अक्षय कुमार की भी एक मूवी, शायद लक्ष्मी बॉम्ब नाम है, इस तरह की मूवी भी लॉन्च होने जा रही है। बाकी भी और 5-6 फिल्में हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इनके बिजनेस पे काफी अच्छा असर पड़ेगा, और एक बार ये लॉकडाउन खुल भी जाएगा, ये थिएटर्स खुल भी जाएंगे, तो भी लोगों को जाने में काफी समय लगेगा। इनके जो बिजनेसेस को नॉर्मल सी लौटने में मुझे लगता है कम से कम 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि इन्वेस्टर्स को हाल फिलहाल इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक बात है, तो अवॉइड करना आपके लिए ठीक रहेगा अभी आइनॉक्स और पीवीआर को। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, 2 दिन निकल चुके हैं, तीसरा दिन है कल हफ्ते के कारोबार का, तो कल ऑप्शन के जरिए कहां पर आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं समझता हूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने रिकॉर्ड वॉल्यूम आज किए हैं, अच्छे रिजल्ट्स की बदौलत ऊपर खुलकर करीब 94 रुपए के आसपास खुला था, और फिर 88 रुपए समथिंग पे बंद हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे ऊपर से लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है अच्छे रिजल्ट के बाद। तो मैं समझता हूं कि 90 रुपए का कॉल लिया जा सकता है, 4 रुपए 80 पैसे के ऊपर। आप स्टॉप लॉस रखें उसमें 3 रुपए 90 पैसे का, और टारगेट पकड़े 7 रुपए का। ये मेरे ख्याल से आपको जल्दी इसमें मिल सकता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन पीएसयू
जिसका एक ये ऑप्शन। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह का मार्केट है अभी, इसको देखते हुए कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कहां पर नजर रखनी चाहिए? जहां तक कल के सेशन का सवाल है, हम जब बाजार बंद होते वक्त 3:30 बजे हमारे लिए दो बड़े ट्रिगर थे। पहला तो एक है प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं, तो उनके भाषण से कहीं कोई बाजार के लिए अच्छी या बुरी खबर नहीं है, न्यूट्रल है, तो बाजारों को उनकी भाषण पर किसी तरह का कोई खास रिएक्शन देना नहीं है। अब आइए, दूसरी खबर जो हो सकती है वो होगी अमेरिका से। तो अमेरिका और चीन के बीच में क्या कुछ तनाव बढ़ने की खबरें आती है, या फिर क्या किसी तरह के और स्टेटमेंट या ट्वीट आते हैं, वो देखने लायक होंगे। लेकिन आज अमेरिका के फ्यूचर्स थोड़े नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे थे भारतीय बाजारों के बंद होने तक, तो अमेरिकी बाजारों का ट्रेडिंग एक्शन, लेकिन उसके साथ ही कल सुबह का फ्यूचर्स का कारोबार। तो आजकल हो ये रहा है, भारतीय बाजार खुलते तो इस बात पर है कि अमेरिका में किस तरह का एक्शन रहा डाउ में, और फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करें, लेकिन दिन भर जो ट्रेडिंग होती है वो डाउ फ्यूचर्स के उतार चढ़ाव के दम पर होती हुई दिखती है। कल हफ्ते की एक्सपायरी से ठीक पहले का एक दिन का एक्शन भी होगा। देखिए, जब तक बाजार 10,200 के नीचे निफ्टी पर बंद नहीं हो रहे, तब तक तो कहीं कोई चिंता की बात है नहीं। जब तक 21,300 के नीचे बंद नहीं हो रहे, तब तक तो बेहद मजबूत ट्रेंड में है, और आप ये कह सकते हैं कि अच्छी तेजी के बाद टाइम वाइज करेक्शन बाजार में होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी न 10,500 के ऊपर बंद हो रहा है, न 10,200 के नीचे, तो ये 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर है, और बैंक निफ्टी पर 21,300 से 21,700 की रेंज क्लोजिंग बेसिस पर है। इंतजार करें इस रेंज में से किसी एक और बाहर निकलने का क्लोजिंग बेसिस पर। दिन के दौरान तो कभी कभार बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर से क्लोजिंग बेसिस पर वहीं आ जाते हैं। तो एक बार जब बाहर निकलेंगे तो बड़ा मूव आने की तैयारी होगी। जो लोग तेजी के मूड माहौल में 10,200 सतर्कता रखें, इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा, 21,300 के नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। लेकिन जिन लोगों को ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोचना है कि क्या तेजी का ट्रेंड खत्म होकर मंदी शुरू हो रही है, उनके लिए लेवल 10,000 का है निफ्टी पर। जब तक 10,000 के नीचे निफ्टी ना जाए तब तक ऐसा बिल्कुल ना सोचें, और जब तक 20,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद ना हो, तब तक आप पूरी तरह से तेजी के ट्रेंड में हैं, और ऊपरी स्तरों पर 21,800 22,000 की रेंज बैंक निफ्टी पर बन सकती है, और 10,400 से 10,500 की रेंज में निफ्टी फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड ठीक है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में मूव कम है, लेकिन 7-8 दिन हो चुके हैं इंडेक्स को रेंज बाउंड रहे। अब किसी भी वक्त किसी भी दिन इंडेक्स बड़ी छलांग लगाने के तैयार है ऊपर या नीचे की तरफ। वो किधर होगा वो इस बात पर पता चलेगा कि क्लोजिंग बेसिस पर बाजार किस तरफ के लेवल दिखाता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और वो हम आपको हर रोज हर दिन बताएंगे जी बिजनेस पर। जैसे ही किसी तरह का बड़ा मूव आने की संभावना बनेगी तुरंत आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए रेंज बाउंड ट्रेड को एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। और अब आपको बताते हैं कल के बाजार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? नमस्कार मृत्युंजय, मेरे पास दो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है, जिसमें एक तेजी की तरफ है, एक मंदी की तरफ है। तो पहले तेजी की तरफ की बात करते हैं, जिसमें इंश्योरेंस स्टॉक में आईसीआईसीआई प्रू मेरे को अच्छा दिख रहा है चार्ट के ऊपर। तो 430 का कॉल 16-17 रुपए के आसपास लेने का चला रहेगा, इसमें 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में इसके टारगेट बनेंगे 25 रुपए से लेके 28 रुपए तक के। तो आईसीआईसीआई प्रू का 430 का कॉल लेने का चला रहेगा। और मंदी की तरफ पे पावर ग्रिड लग रहा है। पावर ग्रिड में ऐसा लगता है कि यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके लिए 175 का पुट लेने का सलाह रहेगा 6 से 6.5 रुपए के आसपास। आज का क्लोजिंग भी यहीं कहीं पे था। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5 रुपए का, और पावर ग्रिड के 175 के पुट का टारगेट बनेगा ऊपर में 9 रुपए से लेके 11 रुपए तक का। जी, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका ये ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तब आपको कहां पर करना चाहिए, ये हम समझेंगे विकास सेठी जी से। सर बताइए विकास जी, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को इस मार्केट में कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी का नजरिया है तो उनको करंट लेवल्स पे निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट खरीदने की सलाह रहेगी, जिसको हम नैम इंडिया के नाम से ट्रेड करते हैं। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, भारत में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इस सेक्टर में। और ये स्टॉक को अगर आप
जो इस सेगमेंट का लीडर है HDFC AMC से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सस्ता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का लक्ष्य रहेगा 425 रुपए। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा, और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।